मेरा भाई अपनी पत्नी को रोज मारता और कहता कि जा अपनी माँ से पैसे लेकर आ। भाभी पैसे लाती हैं तो भाई पैसे खा जाता और काम पर नहीं जाता। भाभी की माँ कर्ज उठाकर बेटी को पैसे देती हैं और अब वह लोगों से कर्जा ले लेकर थक चुकी थी। वह बहुत गरीब थी। इस बार भाभी पैसे लेने गई तो उसकी माँ 4 दिन से भूखी थी और मरने की कगार पर पहुंच चुकी थी। भाभी खाली हाथ घर आई तो भाई ने भाभी को लहूलुहान करके घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद मैं भाभी से मिलने उनके घर गई तो मुझे घर के अंदर कुछ बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि भाभी और उसकी माँ, भाभी दुल्हन बनी मेरी माँ के पास खड़ी एक एक चीज कार्टन से निकालकर मेरी माँ को दिखा रही थी। बारिश का जोर अब और तेज हो चुका था। बारिश का तेज होना था कि लाइट भी चली गई। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। न जाने मेरी मम्मी ऐसा क्यों कर रही थी। बेचारी भाभी तो पहले ही डरी सहमी थी, अब मम्मी का व्यवहार देखकर और ज्यादा घबरा चुकी थी। वह हाथ में चीजों का लिस्ट पकड़े खड़ी थी और एक एक चीज का नाम लेकर भाभी से पूछ रही थी कि फला चीज किधर है और फला सामान किधर है, यह सामान तेरी माँ ने क्यों नहीं दिया। उस समय जब दुल्हन को अपने कमरे में बैठकर दूल्हे का इंतजार करना चाहिए था, वहीं मेरी भाभी स्टोर रूम में खड़ी डिब्बे और कार्टन खोल खोल कर मेरी माँ को दहेज का सामान दिखा रही थी। लाइट गई तो अंधेरा हो गया था। मेरी माँ फौरन बोली, बहू इमरजेंसी लाइट कहाँ है, जरा ऑन तो करो, कैसा हाल अंधेरा फैला हुआ है, मेरा तो जी घबराता है। इस अंधेरे से तुम्हारे दहेज के सामान में टॉर्च तो होगी ही ना। मम्मी के मुंह से यह सब सुनकर मेरी भाभी को चुप्पी लग चुकी थी। उन्हें चुप देखकर माँ ने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और एक बार फिर तेज शब्दों में बोली, क्यों तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक टॉर्च देकर भी नहीं भेजा। इतने में लाइट भी वापस आ चुकी थी, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और बारिश रुक चुकी थी। मगर भाभी का चेहरा सूख सा हो गया था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, आंखों में आंसू थे। वह हड़बड़ाकर बोली, मम्मी जी, उन्होंने मुझे हर चीज दी है जो वह दे सकते थे और जो लिस्ट में लिखा था, बस एक लाइट ही नहीं दी है, वह भी मैं माँ से कहकर मंगवा लूंगी। भाभी का चेहरा यूं लाल हो गया था मानो अभी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाएगी। मेरी माँ ने बगैर लिहाज किए खड़े खड़े भाभी को बातें सुना दी और बोली कि आज ही अपनी माँ को कहकर टार्च मंगवाओ। एक टार्च तो दे नहीं सकते, बात करते हैं कि हमने अपनी बेटी को दहेज देकर विदा किया है। मम्मी के शब्द भाभी को बुरे लग रहे थे। मैं जानती थी वह कमरे से बाहर गई तो मैं भाभी के पास चली आई। अभी उनके कंधे पर हाथ रख ही रही थी कि वह मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हिचकियां बन चुकी थी। वह रोते हुए बोली, रिया, तुम तो जानती हो कि मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से यह दहेज खरीदा है। उन्होंने हर वह चीज दी है जो तुम्हारी माँ ने कही थी। मेरा विश्वास करो, मेरी माँ ने अपनी माँ की निशानी यानी उनका सारा जेवर बेच डाला है। सिर्फ मेरे दहेज के लिए मेरे पापा ने अपनी जमीन, जिस पर हम अनाज उगाया करते थे और हमारे घर की रोजी रोटी चल रही थी, वह भी गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि मेरे अच्छे घर में शादी हो सके और मैं खुश रह सकूं। मैं बड़ी मुश्किल से यह शादी की है, वरना मैं देख सकती थी मेरे माँ बाप की मुस्कुराहटों के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं महसूस कर सकती थी। मैं तो विदा होकर यहाँ आ गई, मगर अब 2 से 3 दिन बाद कर्जदारों की लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी। आखिर लाखों रुपए का कर्ज वह कैसे चुका सकेंगे। भाभी हिचकियों से रो रही थी। उन्हें रोता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं उन्हें चुप करवाने लगी और तसल्ली देते हुए बोली कि भगवान सब अच्छा करेगा। मैं मम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं मम्मी को समझाने की कोशिश भी करूंगी। इतना कहकर मैं भाभी को बहलाते हुए कमरे में ले आई थी ताकि उनका मेकअप थोड़ा ठीक करके उन्हें उनके बेड पर बिठा सकूं। मगर इससे पहले ही भाई कमरे में आ चुका था। वही हुआ जिसका डर था। जब भाई ने अपनी पत्नी को यूं उजड़ी हुई हालत में देखा तो आंख बबूला हो गया। देखते हुए कहने लगा, तुम पहली रात की दुल्हन हो जो सुहाग रात को अपने पति का इंतजार करने की बजाय कैसे उजड़े हुए खुले में इधर उधर घूम रही हो। यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। हर पति की इच्छा होती है जब वह कमरे में आए तो उसकी बीबी बेड पर उसका इंतजार करती मिले, लेकिन तुम्हारी हरकत ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं यहाँ कमरे में कब का आया हूँ और तुम्हारा कहीं पता नहीं है।
और जब आई हो तो इतने खराब हुलिये में पहले मम्मी की बातें और अब भाई के मुंह से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर भाभी खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और मेरे पीछे छुपकर रोने लगी। वह आज भाई से पहली बार ही मिल रही थी। पहले ही मुलाकात पर भाई उन पर बरस पड़े थे। मैंने भाई को घूर कर देखा और बोली, भाई कुछ तो ख्याल करे, यह पत्नी है आपकी, वह भी पहली रात की। उन्हें मम्मी ने बुला लिया था मगर भाई ने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवाया और कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैं जाती भी तो कैसे, भाभी ने मुझे मेरे दुपट्टे से पकड़ रखा था। मगर खैर मैं भाभी को समझाया और भाई को भी इशारे से नरमी से बात करने के लिए कहकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे वह पल याद आए जब हम भाभी के यहाँ उन्हें देखने गए थे। इससे पहले कई जगह मेरी माँ और मेरी मौसी भाई का रिश्ता देखने गई थी, लेकिन कहीं भी भाई का रिश्ता तय नहीं हो रहा था। मेरी माँ एक बहुत ही तेज तर्रार औरत थी और फिर मेरे भाई का शिक्षा भी कम था, इसलिए उनके उठने बैठने का अंदाज देखकर ही सबने रिश्ता देने से मना कर दिया था। मैंने तो सबसे बड़ी गलती ही यहाँ आकर कर दी थी। मेरी माँ और मौसी की बातें सुन सुनकर तो मेरा सर शर्म से झुकता चला जा रहा था। मैंने एक नज़र इस घर पर डाली थी। यह एक छोटा सा मकान और कुछ जरूरी सामान के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। मुझे तो इस घर को देखकर ही अंदाजा हो चुका था कि मेरी भाभी के मायके वाले हमसे भी गए गुजरे हैं। मेरा भाई कम पढ़ा लिखा था, लेकिन कम से कम अच्छी गुजर तो हो रही थी। हमारे घर की हमारा अपना खुद का मकान था, कुछ जमीन थी जो पेशागी पर उठाकर पैसे मिल जाया करते थे। भाई निकम्मा था, कुछ काम नहीं करता था, लेकिन जमीन की पैसों से हम अपने घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहे थे। मगर हैरत तो मुझे अपनी माँ पर थी। उन्होंने तो पूरे गांव में ऐलान कर रखा था कि बहू लाऊंगी तो ऐसे घर से जो ट्रक भरकर दहेज लाएगी। गांव की औरतें जल भूनकर राख हो जाएंगी जब मेरी बहू का दहेज देखेंगे। जिस रोज हम भाभी को देखने गए थे तब मेरी भाभी प्रिया हमारे लिए चाय बनाकर ले आई थी। मैंने मुस्कुराकर उनके हाथ से चाय का कप ले लिया। वह उम्र में मेरी ही जितनी थी, पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, सिर्फ इंटर क्लास तक ही पढ़ाई की थी। वह माँ बाप की पहली औलाद थी। उसके बाद भी उनकी 2 बहनें और थी, लेकिन वह अभी बहुत छोटी थी। मुझे तो मेरी भाभी बहुत पसंद आई थी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीठे शब्दों में बात करने वाली लड़की जो मेरे दिल को भा गई थी। चाय देकर वह जैसे ही मेरे पास बैठने लगी तो मेरी मौसी फौरन बोली, अरे बेटा बैठ कहाँ रही हो, जरा सामने खड़ी हो जाओ, हमें देखने तो दो, आखिर हमारे घर की बनने वाली बहू कैसी है। प्रिया भाभी शर्म से मुस्कुराकर सामने और किसी शोपीस की तरह खड़ी हो गई थी। मौसी मेरी माँ से धीरे धीरे बात करते हुए बोली, दीदी देख लो जरा ध्यान से, लड़की में कोई कमी वगैरह तो नहीं है, शकल सूरत से तो ठीक ही है। मौसी की इस बात को मेरे साथ साथ प्रिया भाभी की माँ भी सुन चुकी थी, मगर क्या करती, आखिर बेटी की माँ थी। मौसी बार बार प्रिया भाभी को घुमा फिरा कर और कभी चलाकर ऐसे देख रही थी मानो वह दुकान पर रखा कोई सामान हो जिसे उठा उठाकर इधर उधर से देखा जाता है। मुझे तो बहुत चिढ़ महसूस हुई थी उनके इस व्यवहार से। लड़की को हर तरफ से देखने के बाद मेरी मम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। मगर हैरत तो मुझे मम्मी और मौसी पर तब हुई थी जिन्होंने मिलकर दहेज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की थी, जिसे देखकर मैं चकराकर रह गई थी। हर उस चीज की मांग की गई थी जो आज तक हमने अपने घर में नहीं देखी थी। मुझे तो भाभी के घर वालों की चिंता सताने लगी थी। मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह तो मुझे झड़प कर चुप करवा दिया करती थी। उनका कहना था कि ऐसा करने से लड़की वाले पूरी जिंदगी हमारे नीचे दबकर रहते हैं। मैं अपने भाई की शादी में खूब मौज मस्ती की थी, मगर शादी की रात ही बेचारी भाभी को मम्मी और भाई ने आड़े हाथों ले लिया था। 2 दिन बाद से ही मम्मी ने भाभी पर पूरे घर की जिम्मेदारियां डाल दी थी। वह अच्छी बहू की तरह पूरे घर के काम करती रहती। भाई के बोलने का अंदाज बहुत ही बुरा होता था। वह इस कदर अजीब गवार अंदाज में बोलते कि मुझे खुद बुरा लगता था। भाभी ने धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। शादी के 1 हफ्ते बाद भाभी की माँ और उनकी बहनें मिलने के लिए हमारे घर आई तो माँ का चेहरा उतर गया। एक माँ और भाभी की दोनों बहनें जब घर में अंदर आई
तो मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया। वह फौरन तेज आवाज में बोली, क्या यह कोई अस्तबल है जब जिसका मुंह होता है मुंह उठाकर चला आ रहा है? बेटी का ससुराल है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है जो सब मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। मैं तो शर्म से मुंह छुपाने लगी थी, बस कोई जगह ना मिला जहां अपना मुंह छुपा सकूं। भाभी जो खुशी से अपनी माँ बहनों से मिलने जा रही थी एकदम से रुक गई, चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वहीं भाभी की माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और वह आगे बढ़कर कहने लगी कि बहन जी, बस वह बच्चियां अपनी बहन को याद कर रही थी, इसलिए हम सब मिलने चले आए। वह इतना ही बोल पाई थी कि उनके चेहरे पर मौजूद खुशी तो जैसे फीकी पड़ गई थी। बेचारी मुजरिमों की तरह मेरी माँ के सामने खड़ी थी। मेरी माँ ने अपनी मुंह में पानी लेकर कुल्ला किया और फिर बोली, बेटी को ब्याह अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा और याद भी सताने लगी। वहीं भिजवा दूंगी, रख लेना अपनी बच्ची को अपने पल्लू से बांधकर। मेरी माँ इतना कहकर तंज कसते हुए कमरे से चली गई थी, मगर जाने से पहले मुझसे कहने लगी, चीनी और दूध फालतू नहीं है, खबरदार जो इन्हें चाय नाश्ता पेश किया सादे पानी पर ही इन्हें चलता कर देना। यह शब्द वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सुन लिए थे। मेरी माँ ने झोलियाँ भर भर कर बेइज्जती कर दी थी। वह लोग मुश्किल से 8-9 मिनट ही रुके थे, अपनी बेटी से मिले, हाल हवाल तो उसका देख ही चुके थे और फिर वापस बगैर कुछ खाए पिए चले गए। भाई भी दूसरे कमरे में मौजूद था, मगर बाहर आकर मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। उन्हें घर से जाता देखकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और खामोशी से घर के कामों में लग गई। मेरा भाई कोई नौकरी तो करता नहीं था, सुबह सवेरे घर से निकल जाया करता था और यूं ही दोस्तों के साथ सारा दिन गुजारने के बाद वापस से घर आ जाया करता था। एक दिन भाभी भाई से कहने लगी, आप कोई काम क्यों नहीं करते? अब तो मेरी जिम्मेदारी भी आप पर ही आ चुकी है, मुझे भी पैसों की जरूरत होती है। मगर भाई ने भाभी की कही हुई हर एक बात जाकर माँ को बताई। माँ तो जैसे इस मौके के इंतजार में थी, फौरन भाभी को अपने पास बुलाया, उसे डांटते हुए कहने लगी, यह मेरा बेटा है, कमाए या ना कमाए तुम्हें क्या समस्या है? तुम कौन सा भूखी रहती हो, तीनों टाइम का खाना खाकर ही सोती हो। भाभी ने तो यह एक राज़दाराना बात अपने पति से की थी, मगर मेरा भाई तो हर बात ही माँ को बता दिया करता था। आखिरकार भाभी ने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। कुछ समय के बाद भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्हें 50,000 की जरूरत थी। उन्होंने मम्मी के सामने अपनी बात रखी। मम्मी ने तो फौरन हाथ खड़े कर दिए और बोली कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जो पैसे थे वो सब तेरी शादी में खर्च कर दिए। अब इतनी ही जरूरत है तो जाकर अपनी पत्नी से बोल, अपने ससुराल वालों से कह, वही तुझे पैसे देंगे। आखिर उनकी बेटी की इच्छा है कि उसका पति कोई काम धंधा शुरू करे। इतना सुनना था कि भाई भाभी के पास गया और जाकर कहने लगा, मुझे 50,000 की जरूरत है, तुम जाकर अपने माँ बाप से कहो कि मुझे पैसे दे। भाभी परेशान हो गई, आखिर उनके माता पिता इतने पैसे कहाँ से देते? पहले ही उन पर शादी का कर्ज चढ़ चुका था जो अब तक नहीं उतरा था। मगर भाई ने उन्हें सख्त शब्दों में समझा दिया कि मुझे पैसे लाकर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूरन भाभी को अपने मायके जाना पड़ा और उन्हें वह सब बताया जो भाई कह रहे थे। वह भी मजबूर थे, अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे, इसलिए भाभी के बाप ने कहीं से मांगकर 30,000 रुपये मेरे भाभी के हवाले कर दिए। भाभी जब वापस आई और आकर वह पैसे भाई को दिए तो वह गुस्से से भाभी को देखने लगे, क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने फिर भी भाभी को बहुत बातें सुनाई और वह पैसे लेकर घर से चले गए। कुछ दिन तक तो भाई घर में ही दाखिल नहीं हुआ। हम सब परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस था जो वह अभी तक घर नहीं आ रहे थे। उससे हमारा संपर्क बंद हो चुका था। मगर फिर 2 दिन बाद भाई घर वापस आया और माँ से कहने लगा, माँ वह पैसे तो मुझसे यूं ही दोस्तों में खर्च हो गए, मुझ पर तो बिजनेस के नाम पर और कर्ज चढ़ गया। 30,000 था, उन पैसों में से मैंने कुछ पैसे खाने पीने में खर्च कर दिए। एक बार फिर अम्मा और भाई भाभी को तंग करना शुरू कर दिया कि जाकर अपने मायके से और पैसे लेकर आओ। भाभी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि अब मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, यही पैसे उन्होंने कर्ज लेकर दिए हैं। मेरे माँ बाप इतने ज्यादा कर्ज में डूब चुके हैं, अब और पैसे कहाँ से देंगे।
लेकिन मेरे भाई और माँ पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं था। भाभी मेरे पास आकर रोने लगी, कहने लगी कि मैं और पैसे कहाँ से लाऊं। वैसे ही मेरे माँ बाप पर हर जगह से दबाव डाला जा रहा है कर्ज के लिए। मैंने अपनी तरफ से अपनी माँ और भाई को बहुत समझाने की कोशिश की। भाभी इतने पैसे नहीं ला सकती, उनके माँ बाप पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। मगर भाई ने तेज आवाज में भाभी को बातें सुनाना शुरू कर दी और उन्हें गाली गलौज देने पे उतर आए थे। और जब भाभी नहीं मानी पैसे लाने के लिए तो भाई ने भाभी को लात और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। मैं भाभी को बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस समय जब मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी तो मैं दंग रह गई। भाभी के पापा दरवाजे के पास खड़े थे और सारी बातें सुन चुके थे। अपनी बेटी को यूं पीटते देखकर उनका हाथ अपने सीने पर जा लगा था। उन्होंने तो अपनी बेटी को खुद से बड़े घर में देकर उसकी खुशियां चाही थी, इसलिए बहुत सा कर्ज उठाया था कि उनकी बेटी घर में खुश रहेगी। मगर इसके बावजूद उनकी बेटी की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी को ससुराल में जानवरों की तरह रखा जाता है। यह देखकर उनका हार्ट अटैक आ गया, वह वहीं बेहोश होकर गिर गए। भाभी चीखती हुई अपने पापा की तरफ भागी थी। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के 2-3 लोग भी खड़े हो गए थे। लोगों के कहने पर भाई फौरन भाभी के पापा को अस्पताल लेकर गए, मगर तब तक भाभी के पापा इस दुनिया से जा चुके थे। यह सदमा भाभी और उनकी माँ और बहनों के लिए बहुत बड़ा था। आखिर वही तो उनकी जीने का इकलौता सहारा थे। मगर इसके बावजूद मरने के बाद हमारे गांव की रीत रिवाज के अनुसार खाने पीने का खर्चा और उस जैसे और तमाम खर्च उन्होंने खुद ही किए थे। मेरी मम्मी और भाई ने तो उनकी जरा भी मदद नहीं की थी, उल्टा बात बात पर नाक मुंह चढ़कर बुरी बातें करने लगे थे। भाभी को अपने मायके में सिर्फ 3 दिन ही रहने की इजाज़त मिली थी। तीसरे दिन जाकर ही मम्मी भाभी को अपने साथ घर ले आई थी। तब तो भाभी की जिंदगी मम्मी ने और भी ज्यादा मुश्किल कर दी थी। वह बात बात पर भाभी को ताना दिया करती। सब लोग खाना खा लेते, उसके बाद भाभी को ऑर्डर आता था कि अब भाभी खाना खाए। अगर खाना भरपेट नहीं बचता था तो भाभी आधा पेट खाना खाकर उठ जाया करती थी। भाई का व्यवहार भाभी के साथ पहले से भी कुछ खास नहीं था। वह अपनी पत्नी को सम्मान का स्थान नहीं दे पाए थे। कुछ समय यूं ही गुजर गए और एक बार फिर भाई ने बिजनेस के नाम पर कुछ कर्ज उठाया और फिर वह भी घाटे में चला गया। और एक बार फिर भाई ने भाभी पर दबाव डालने लगे कि जाकर अपनी माँ से कहो मुझे पैसों की जरूरत है। मगर भाभी ऐसा कैसे कर सकती थी? मायके में अब उनका है ही कौन जिससे पैसे लेकर आती। भाभी कहने लगी कि मेरी माँ अब और पैसे नहीं दे सकती, अब उनके पास सिर्फ वह एक घर ही बचा है जिसमें वह रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी क्योंकि वह मेरी शादी का खर्चा नहीं उतार पा रहे थे। इसके बावजूद आप मुझसे और भी पैसे मांग रहे हैं। मेरे सर पर तो अब बाप का भी साया नहीं रहा, अब तो मुझ पर दया करे। भाई ने जब भाभी के मुंह से यह सुना तो वह गुस्से से भाभी को देखते हुए उन्हें थप्पड़ मारने लगे और फिर उसके बाद मारते ही चले गए। मैंने आगे बढ़कर भाई को रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे भी धक्का देकर दूर कर दिया और कहने लगे कि यह कैसी बदतमीज पत्नी मेरी माँ ले आई है जो मुझसे जबान चलाती है। भाभी जमीन पर गिर चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भाई को भाभी से दूर किया और भाभी को उठाकर अपने कमरे में ले गई। वह रो रही थी, आखिर उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा था। अब तो भाई का यह रोज का रूटीन बन चुका था। वह रोजाना भाभी को घर से निकाल देते, जाओ अपनी माँ से पैसे लेकर आओ। भाभी रोज जाती और भाभी खाली हाथ वापस आ जाती हैं और उन्हें खाली हाथ देखकर भाई एक बार फिर भाभी पर मारपीट करना शुरू कर देता है। मेरी माँ भी भाई को सह देती है, इसे मारो, इतना मारो कि इसका शरीर छलनी जैसा हो जाए। जब इस पर मार पड़ेगी तभी मार के डर से अपनी माँ से पैसे लेकर आएगी। भाभी रोते हुए कहती हैं कि मेरी माँ मुझे पैसे कैसे देगी, उनके घर में तो 10 का नोट भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। कितने ही दिनों से उनके यहाँ खाना नहीं बना है, घर में मौजूद थोड़े बहुत आटे से रोटी बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस हालत में वह मुझे पैसे कैसे दे सकते हैं? भगवान के लिए उनकी हालत पर दया करे। भाई कहने लगा, अगर तुम लोग अब मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो फिर तेरा मकसद क्या है मेरी जिंदगी में? मेरी माँ भी फौरन वहाँ पहुँची और बोली, हाँ तू पैसे नहीं दे सकती तो फिर अब हमारे घर में रहने का भी कोई हक नहीं है तेरा।
इतना कहना था कि भाई ने भाभी को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा अब तू मेरी जिंदगी से निकल जा, अब मेरी जिंदगी में तेरा कोई स्थान नहीं है। कुछ दिनों में मैं तलाक के पेपर तेरे घर भिजवा दूंगा। भाभी दरवाजे पर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे इस घर से मत निकालो, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी माँ मेरा दुख नहीं झेल पाएगी, वह मर जाएगी। लेकिन भाई पर कुछ असर नहीं हो रहा था। भाभी का गिड़गिड़ाने का भाई और माँ पर कुछ असर नहीं हो रहा था। भाभी की हालत पर मुझे भी रोना आ गया था और मैं भी रोने लगी। मैंने भाई और मम्मी से कहा, मैं भी आपसे जवान तलब कर रही हूँ, मुझे भी मारकर निकाल दे। आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम लड़की ने आपका, जो आपने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। यह मत भूलो कि यह दुनिया गोल है। अगर आज आपने किसी की बेटी के साथ गलत किया है तो फिर आपकी बेटी के साथ भी वही व्यवहार होगा। मगर आपको क्या, जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत ना कर सका, उसके दिल में अपनी बहन की इज्जत क्या होगी। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो शायद आप अपनी पत्नी की इज्जत जरूर करते, क्योंकि आपके दिल में एक बार यह ख्याल जरूर आता कि दूसरे की बेटी को तंग करते हैं तो हमारे घर की बेटी भी कभी सुखी नहीं रहेगी। लेकिन आपको सिर्फ पैसे से प्यार है, रिश्तों की आपके नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है। भाभी रोते हुए वहाँ से जा चुकी थी। कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। भाई ने तलाक के पेपर तैयार करवाए और भाभी के घर पहुंचा दिए। मैंने भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। भाभी ने भी तलाक के पेपर पे साइन कर दिए थे और इस तरह भैया और भाभी का तलाक हो गया। शायद भाभी ने भी अब अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। कुछ दिन बाद मैं जब भाभी के घर के बाहर से गुजरी तो मैंने देखा कि भाभी के घर के दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बहुत शर्मिंदा थी, मगर फिर भी मैं भाभी के घर के अंदर दाखिल हो गई। मैंने देखा भाभी और उनकी बहनें जिंदा लाशों की तरह घर में बैठी थी। उन्हें देखकर मुझे रोना आ गया। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी, मगर मैं सोच चुकी थी अब मुझे आगे क्या करना है। मेरे कहने पर भाभी ने अदालत के जरिए भाई को वारंट भिजवा दिए, जिसमें साफ लिखा था कि मेरा दहेज मुझे वापस दिया जाए और मेरे बाप से जितना कर्जा लिया है वह भी वापस दिया जाए। वह कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था। भाई और माँ के कानों से तो धुआं निकल गया था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि भाभी इतनी तेज भी हो सकती हैं, मगर फिर भी आदत से मजबूर होकर दोनों भाभी को ही बातें सुनाने लगे। मगर क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए उन दोनों को मानना पड़ा। लेकिन अब भाई और माँ के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। भाभी के दहेज का जितना भी बड़ा बड़ा सामान था वह भाई ने सारा बेचकर अपनी अय्यासियों में उड़ा दिया था। कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, पैसे की जरूरत होती तो घर का ही सामान ले जाकर बेच देता। और अब जब कोर्ट की तरफ से दहेज वापस करने का ऑर्डर आया तो भाई के हाथ से तोते उड़ चुके थे। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था तो मानना तो जरूरी था। किसी न किसी तरह भाभी के दहेज का सारा सामान और कर्ज की सूरत में लिए गए पैसे सब कुछ उन्होंने भाभी को कोर्ट के जरिए वापस करना पड़ा। मैं खुश थी, मगर यह सब कुछ करने के लिए मेरी माँ को अपना मकान बेच के किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद मैंने भाभी और उनकी बहनों को सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने घर में ही एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। उनकी बहनें और उनकी माँ बहुत ही मेहनती थी। वह लोगों के कपड़े सिलाई करने के साथ साथ लोगों को कपड़े सिलाई करना सिखाते हुए अपना अच्छा गुजर बसर करने लगी। मगर आज तक मैंने अपनी माँ और भाई को भनक भी नहीं लगने दी कि मैं ही भाभी के साथ मिलकर कोर्ट में जाकर उनका साथ दिया था और अपनी माँ और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। भगवान ने मेरी माँ मेरे भाई को उनके किए की सजा दे दी है। एक बार भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा था। भाई का दोस्त और भाई आगे की सीट पर बैठे हुए होते हैं। एक बड़े से ट्रक से कार की टक्कर हो जाती है। कार का शीशा भाई की आंखों में घुस जाता है और भाई की दोनों आंखें चली जाती है। उस एक्सीडेंट में भाई को और भी चोटें आई थी। इलाज के लिए मम्मी को जमीन भी बेचनी पड़ी थी। भाई ठीक तो हो गए थे, लेकिन उनके आंखें जा चुकी थी। अब भाई और मेरी माँ बिल्कुल कंगाल हो गए थे। मेरे दिल में अपनी भाभी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं आया था। मैंने हमेशा उनका भला ही करना चाहा और जितना हो सका मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे मेरी इस नेकी का सिला दिया था। एक लड़का मुझसे प्यार कर बैठा। मेरी शादी एक अच्छे घराने में हो गई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी ससुराल में
मेरी एक नंद जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, और मेरे एक जेठ थे, मेरे पति से 2 साल बड़े थे। उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनकी एक बेटी थी जो 3 साल की थी। मेरे दिल में अचानक ही मेरी भाभी का ख्याल आया और मैं अपनी सास से कहकर अपनी भाभी को अपनी जेठानी बना लिया। मेरे जेठ बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मेरी भाभी को अपनी पत्नी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अब दोनों बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे जेठ ने अपनी पत्नी को अनुमति दे रखी है कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ और बहनों का कोई सहारा नहीं है, तो तुम उनकी मदद कर दिया करो। भगवान ने अब मेरी भाभी की जिंदगी में खुशियाँ भर दी है। वह पहले भी मेरी भाभी थी और आज भी मेरी जेठानी बनने के बाद भी वह मेरी भाभी ही बनी है। मैं उन्हें भाभी ही बुलाती हूँ। हम दोनों देवरानी जेठानी बहुत ही प्यार से रहते हैं, मगर मेरी माँ और मेरा भाई एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए हैं। उनके हालात बहुत खराब हैं और यह सब कुछ उनके साथ उनकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। अगर कहानी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।